गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने पाइथन का लेक्चर नंबर 5 लेके, जिसमें अगेन आज मैं दो इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने वाला हूं। जो मैंने आपको पाइथन के फीचर्स लिखवाए थे, उन्हीं में दो फीचर्स मैंने लिखवाए थे, डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चेक करिए अपने नोट्स में, ये दोनों फीचर्स भी वहां पर लिखे होंगे। तो आज उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है पाइथन और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। टेक्निकल आंसर इसका आज हम देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ही दो तरीके की है। या तो वो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है या डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? और एक बात और, गलती से इसे स्टैटिक या डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत कहिएगा, स्टैटिकली टाइप्ड आपको कहना पड़ेगा, स्टैटिकली टाइप्ड, ठीक है? क्योंकि आप यहां पे डिफाइन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो टाइप करते हैं आप, बेसिकली एक काइंड ऑफ डिफाइन करना होती है आपको चीजें, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा स्टैटिकली टाइप्ड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके की हो सकती है, स्टैटिकली टाइप्ड या डायनामिकली टाइप्ड। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिकली टाइप्ड क्या होती है। देखिए, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जहां पे इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अब डेटा टाइप क्या होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि डेटा टाइप क्या करता है, जल्दी बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और मैंने डिस्कस करी थी। जो बता पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बता पा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा रिवीजन करिए, ठीक है? आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस एलोकेट करता था कि नहीं करता था, आप बताइए। करता था ना? वेरी गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो सी, C++, जावा, .NET, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं लैब में इसलिए नहीं दिखाऊंगा इसका करके बिकॉज कंफ्यूजन होगा। मैं चाहता हूं कि पाइथन को ही आप अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानकर पढ़ाई करें। मैं पिछले सी या जावा उस पे कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं आप स्टार्टिंग पाइथन से ही करें। आपको सिर्फ पाइथन सीखनी है, आपको इसको समझने के लिए किसी और लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है। यहां जस्ट कंपैरिजन करने के लिए एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये जो लैंग्वेजेस थी सी और C++, यहां पर मसला ये था इनके साथ कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो यहां पे अगर आपने ए और बी के अंदर आपने कोई वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और आप उससे पूछते हैं कि भाई c क्या होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर एग्जाम्पल, और आप यहां पर आउटपुट लेना चाहेंगे तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। इस तरह का प्रोग्राम C लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि C लैंग्वेज को ये नहीं पता कि ये A में जो वैल्यू है 10 ये क्या है, B में b इक्वल टू 20 का मतलब क्या है, उसे कुछ नहीं पता। तो ऐसे में आपको यहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि भैया इंट नाम का एक आप डेटा टाइप उसे बताएंगे कि इंट नाम का डेटा टाइप है, यानी इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रॉपर इंटीजर यानी कि होल नंबर होगी। और वो कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, ये तीन जो मेरे कीवर्ड्स आप कह लो, ये तीनों मेरे क्या हैं, इंट टाइप के कीवर्ड्स हैं। अगर मैं सी की या जावा की बात करूं तो ये मेरे इंट टाइप के कीवर्ड्स हैं। जैसे ही आप ये डिक्लेयर करोगे इंट ए बी सी, इसे आप कह सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल यानी कि जिसमें आपकी वैल्यू रखी हुई है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जैसे ही आप ये वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे, अब सी लैंग्वेज को समझ आएगा कि ए एक इंटीजर है, इसके अंदर जो कुछ होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, तब वो इस 10 को समझ पाएगा। असल में बैक एंड पे होता क्या है, जैसे ही अगर आप यहां पे इंट एबीसी नहीं लिखते तो सी कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करता आपके 10 को रखने के लिए, 20 को रखने के लिए। ऐसे में वो आपको आउटपुट भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने आपके नंबर्स को स्टोर ही नहीं किया मेमोरी में, राइट? जैसे ही आप इंट एबीसी डिक्लेयर करते हो सी लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर, ऑटोमेटिकली इनके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाता है।
ए के नाम से, बी के नाम से, सी के नाम से, और वो इंट टाइप का मेमोरी स्पेस होता है। यानी सी कहता है कि भाई यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, क्योंकि सामने वाले ने पहले से हमें बताया है कि यहां पे इंटीजर होता है। तो अब आपने जैसे a इक्वल टू 10 किया, सी लैंग्वेज ने इस मेमोरी स्पेस के अंदर 10 को स्टोर कर दिया। जैसे ही आपने b इज इक्वल टू 20 किया, उसने यहां पे स्टोर कर दिया। जैसे ही आपने c इक्वल टू a प्लस b लिखा, उसने देखा कि भाई a में तो 10 लिखा है, b में 20 लिखा है और c भी एक इंटीजर है, तो जो वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे c नहीं लिखते, आप a b लिखते, a में 10 b में 20 और c इज इक्वल टू a प्लस b, तब भी वो एरर देता। क्यों? क्योंकि c के लिए मेमोरी स्पेस ही नहीं है, तो वो 30 लिखेगा कहां पे जब तक उसने मेमोरी स्पेस दिया ही नहीं। तो यहां पर एक प्रॉब्लम थी। स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तक आप डिक्लेरेशन नहीं देंगे, जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे डेटा टाइप के बारे में कि ये इंट डेटा टाइप है, फ्लोट है, डबल है, और उसके आगे डिक्लेयर नहीं करेंगे अपने वेरिएबल्स को, यानी कि ए, बी और सी को, तब तक वो आपको आउटपुट नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आप यहां पे 20.5 कर देंगे तो अब भी आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने b को इंटीजर बताया है, यानी कि उसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती। जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, तो याद रखिए प्रोग्रामिंग में होल नंबर जिसकी पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है उसे इंट से लिखा जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, और जिसमें पॉइंट की वैल्यू होती है उसे आप फ्लोट या डबल इस तरीके के डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर चीजें होती थी पहले वाली में। अब हमें पाइथन में कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये अब भी आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने b तो इंटीजर टाइप का बताया जिसमें पॉइंट नहीं हो सकता, पर आप वैल्यू पॉइंट वाली ले रहे हो, तो यहां भी मसला खड़ा हो जाएगा। यानी कि c को पहले से सब कुछ बताना पड़ता है, उसके पास अपना दिमाग नहीं है, उसको आपको समझाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जब आप डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहां पे पाइथन को कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वो इतनी इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है वैल्यू को देखकर ही कि भाई ये क्या है। दूसरा, आपको वहां पे इंट a या इंट b बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां पे वैल्यू डालिए पाइथन के अंदर, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड प्रिंट c करेंगे आप, जैसे ही आपको आउटपुट में 30 नजर आएगा। यानी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी पाइथन प्रोग्राम के अंदर कि भैया ये इंट टाइप का है, या अगर यहां पॉइंट लगा दो 10.5, 2.6, तो भी ये प्लस करके आपको वैल्यू दे देगा। बताने की जरूरत नहीं है कि ये फ्लोट है, इंट है। दैट इज व्हाई पाइथन इज द डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां वो अपने आप इनपुट को देखकर, जो हमारा पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो अपने आप सेंस कर लेता है कि भाई ये जो इनपुट है ये हमारा इंटीजर टाइप का है, या ये फ्लोट टाइप का है, डेसिमल में है, या फिर ये बूल टाइप का है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पे d इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो भी उस केस में वो बता देगा कि ये क्या है, इसकी जो क्लास है वो बूल है, बुलियन है। ये डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी, कंफ्यूज नहीं होना। कहने का मतलब आपको कुछ पहले से बताने की जरूरत नहीं है, पाइथन अपने आप समझ जाता है। उसको सिर्फ नंबर और ये वैल्यूज आप बताओ, एंटर करो, उसको अपने आप समझ आता है कि a इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 जो है वो एक इंटीजर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप पॉइंट में वैल्यू लिखोगे वो समझ जाएगा ये फ्लोट है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। That is why Python is a dynamically typed programming language, क्योंकि यहां पे आपको डिक्लेरेशन नहीं देना होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं देना होता है। एक तो आपका काम आसान हो गया, अब ये चीजें आपको बार बार रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सारे डेटा टाइप याद हों, आप डिक्लेयर करना जानते हो। तो पाइथन कहता है कि अगर आपको काफी सारी चीजें नहीं भी पता तो भी आप पाइथन पे काम कर सकते हो। दैट इज वाई पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, है ना। तो उसका यही एक रीजन है। तो यहां पे ना आपके आधे काम तो उसने खुद ही खत्म कर दिए। ये डिक्लेयर करो पहले, वो डिक्लेयर करो। जो सी पढ़ चुके हैं, जावा पढ़ चुके हैं, वो समझ पा रहे होंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, जहां पे आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए यहां पर ना दो चीजें आती हैं, जैसे क्लास, मैंने कहा कि ये बूल क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डी है।
इस बात को समझिए। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां के लिए क्योंकि अभी मैं आपको सीधा लैब पर लेकर चलूंगा और इस चीज को करके दिखाऊंगा, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि क्लास और ये ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, क्लास और ऑब्जेक्ट को, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि क्लास कुछ है नहीं। जैसे क्लास, आप ही की क्लास की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आप मेरी पाइथन की क्लास हैं, मैं पाइथन की क्लास ले रहा हूं, राइट, पाइथन क्लास में ले रहा हूं, तो मेरी पाइथन की क्लास में फॉर एग्जांपल 500 बच्चे पढ़ते हैं, 500 स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कहूं कि भाई पाइथन की क्लास की आज छुट्टी है, तो इसका मतलब इन 500 बच्चों की छुट्टी है। पाइथन क्लास कोई आदमी तो नहीं है ना, पाइथन क्लास तो खुद में कोई आदमी नहीं है, तो लेकिन उसके अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं, उन 500 बच्चों की छुट्टी है। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे हर एक बच्चे को एक एक करके बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी और उसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बच्चे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ये बूल होता है, जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूं इसकी क्लास बूल है, इसकी क्लास इंट है, उसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये चीज क्या है, ये इंटीजर है, ये बूल है, ये फ्लोट है। जैसे कि ये पाइथन क्लास है, हो सकता है आप मेरी AWS क्लास के स्टूडेंट हो सकता है आप मेरे एज़्योर क्लास के स्टूडेंट हो। तो अगर मैं ये अनाउंसमेंट करूं कि कल AWS क्लास के स्टूडेंट्स की छुट्टी है, तो क्या एज़्योर और पाइथन वाले भी छुट्टी मारेंगे? नहीं मारेंगे, सिर्फ AWS क्लास वाले मारेंगे, क्योंकि AWS क्लास के लिए यह बात कही गई है। तो क्लास अपने आप में कुछ नहीं है, क्लास एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे AWS के बच्चे अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पाइथन के अलग और एज़्योर के अलग। ऐसे ही यहां पर जो क्लासेस होती हैं, जो डेटा टाइप्स ऑफ क्लासेस को ही हम डेटा टाइप कह सकते हैं। ये जितनी सारी क्लासेस है ना, यही डेटा टाइप होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्लासेस आपके पास बहुत सारी होंगी, तो हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं। इंट टाइप को अलग कर दिया तो वो एक डेटा टाइप हो गया। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक अभी से एक आइडिया आपका माइंड में बना रहा हूं। तो याद रखिएगा, जो आपकी क्लास है वो बूल है, लेकिन बूल के अंदर डी नाम का एक वेरिएबल है, या जिसे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक्चुअल में वैल्यू उसमें रखी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। असल में वैल्यू कहां रखी है, डी के अंदर। देखो मेमोरी स्पेस जो एलोकेट हुआ है वो ए को हुआ है, ठीक है। और ए क्या है, ए की क्लास क्या है, या टाइप क्या है। जब आप टाइप पढ़ेंगे, अभी यहां पे टाइप लिखा आएगा आपको पाइथन में, तो यहां पे टाइप में क्या लिखा आएगा, इंट लिखा आएगा, ठीक है। सॉरी, क्लास ही लिखा आएगा। क्लास में आपको क्या लिखा आएगा, इंट लिखा आएगा। तो इंट का मतलब कि भाई ये इंट टाइप का है, पर आपके ऑब्जेक्ट यानी उस इंट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट यानी एड पाइथन क्लास में स्टूडेंट, डेटा उनके अंदर होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ABC। तो डेटा इस ए के अंदर, यानी ए के नाम से एक मेमोरी स्पेस एलोकेट है, और उसके अंदर, उस मेमोरी स्पेस के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है। और ये वैल्यू पाइथन में कितनी भी बड़ी हो सकती है, पाइथन में इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां आपने अपना वैल्यू रखी हुई होती है उसके मेमोरी स्पेस में। तो आज के बाद में जब भी ऑब्जेक्ट बोलूं तो आपको समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट ये ABC टाइप का मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, कोई नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक आसान सी बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। तो अब मैं जरा डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आपको लिख के दिखा देता हूं, और उसके बाद सीधा लैब पे इसका आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लैब में ये बात हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अब अगर हम डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं, इन डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट विल ऑटोमेटिकली असाइन द डेटा टाइप डिपेंड ऑन द टाइप वैल्यू प्रोग्रामर असाइन। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप कोई वैल्यू एंटर करोगे, अपने आप पाइथन का एनवायरनमेंट ये पहचान लेगा कि ये वैल्यू किस टाइप की है। ये इंटीजर है, ये डेसिमल वाली है तो फ्लोट है, या ट्रू फॉल्स लिखा है तो बुलियन टाइप है। ये काम ऑटोमेटिकली पाइथन का एनवायरनमेंट अपने आप करता है। दैट इज व्हाई पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आप सिर्फ वहां पे वैल्यू देते हैं और वो किस टाइप की है, उसका डेटा टाइप क्या है, ये पाइथन अपने आप समझ लेता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया
डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसकी वजह से जो प्रोग्रामर्स है उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि डेटा टाइप अगर उनको नहीं भी पता है या कोई चीज मिस भी हो गई है डिक्लेयर करना ऊपर, तो भी कोई प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से अपना कोड लिख सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा प्रोग्रामर के पास रहती है। कहने का मतलब आप पाइथन में सीधा a = 10 लिखिए, b = 20 लिखिए, c = a+b लिखिए एंड यू विल गेट द आउटपुट 30। आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आपने a की वैल्यू 50.5 कर दी, b की वैल्यू 60.7 कर दी, तब आप c = a+b करेंगे, वो ऑटोमेटिक इन्हें प्लस करके दे देगा। और जब आप उसका टाइप चेक करेंगे, जब आप यहां पे टाइप चेक करेंगे तो आपको इंट नजर आएगा, जब आप यहां पे टाइप चेक करेंगे तो यहां पे फ्लोट नजर आएगा। दिस इज द ब्यूटी, यानी वो अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए जब हम टाइप में चेक करेंगे तो वो अलग हो चुका होगा, पॉइंट के हिसाब से फ्लोट हो जाएगा, होल नंबर के हिसाब से इंट हो जाएगा। अगर ट्रू फॉल्स में लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका बूल टाइप हो जाएगा, टाइप में आपको बूल आउटपुट में नजर आएगा। तो ये चीज मैं आपको भी लैब में दिखाता हूं कि पाइथन अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि जब हम उसका टाइप चेक करेंगे तो वो एग्जैक्ट वही दिखाएगा जो होना चाहिए, जबकि हमने पाइथन को नहीं बताया कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये बूल है, इंट है, क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये बूल फ्लोट अभी आप काफी जिक्र कर रहे हो, पर ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ऑफ कोर्स आपने नहीं पढ़ा, आने वाले लेक्चर इसी के ऊपर है, नो नीड टू वरी। तो अभी जितना जितना समझाता जा रहा हूं सिर्फ उतना समझने की कोशिश करो, स्किप कुछ भी नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा समझने की क्षमता को बढ़ाइए। यानी अगर कोई चीज पहले बताई जा रही है, उसके डिस्कस होने से पहले भी, तो उसका क्या मतलब चल रहा है, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, समझने की कोशिश करिए। सिर्फ वेब सीरीज में पहले से दिमाग ना लगाया करें कि अच्छा इस फिल्म में इस एपिसोड में जाके ये बंदा ऐसा करेगा वैसा करेगा। थोड़ा सा काम का चीज भी सीख लिया करो, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो मैं अब आपको सीधा लैब पे लेके चलता हूं और पाइथन में दिखाता हूं कि असल में ये डायनामिकली टाइप्ड है या नहीं है। तो आपको यहाँ सर्च करना है पाइथन, तो यहाँ पे पाइथन 3.11 मेरे पास आ गया, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ a = 10, एंटर करता हूँ, कोई एरर मेरे पास नहीं आया। मैं कहता हूँ प्रिंट करो a को, a में क्या लिखा है, तो वो मुझे कोई एरर नहीं देगा, बोलेगा जी a के अंदर 10 पड़ा है। मैं कहता हूँ b = 20, एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ c = a+b, मैं कुछ नहीं बता रहा कि c क्या है, c इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट c। आप देखिए, मैं यहाँ पे प्रिंट c करता हूँ और मेरे पास आएगा 30, यानी कि 10 और 20 का प्लस करके मेरे पास 30 आ गया। अब अगर मैं a = यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 10.5, और b = ले लूँ मैं 5.4 फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे c = कर दूँ a+b, और यहाँ पे मैं प्रिंट c कराऊं, तो आप देखिए 15.9, यानी पॉइंट वाली वैल्यू भी आ गई। अब मैं अगर यहां पे कर दूं a = फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसका टाइप आपको दिखाना भूल गया, अब मैं इसका जरा टाइप भी आपको चेक कराता हूं। तो मैं यहां पे देखता हूं टाइप ऑफ c, तो मैं यहां पे c का टाइप चेक करता हूं, ये देखिए फ्लोट, यानी अपने आप पाइथन ने पहचान लिया कि भाई पॉइंट वाली वैल्यू है तो ये फ्लोट में रखनी है। अब अगर सिंपल मैं यहां पे a = 10 कर दूं और मैं फिर पूछूं कि भाई a की टाइप क्या है, टाइप ऑफ a, तो आप चेक करिए इंट आएगा। क्यों? क्योंकि भैया a के अंदर 10 है, तो अब वो आपको इंट नजर आ रहा है। अगर यही वैल्यू मैं कर दूं a = ट्रू कर दूं, ट्रू जो कि बूल टाइप होता है, हम पढ़ेंगे, और मैं यहां पे पूछूं टाइप क्या है, तो आप देखिए ये क्या बताएगा। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया, एंड सी a = ट्रू का मतलब क्या आ रहा है, बूल आ रहा है। तो ये यहां पे बूल आ रहा है। अगर मैं इसमें ले लूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में ले लूंगा, तो फिर ये मेरे को स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो मैं जैसे जैसे वैल्यू डालता जा रहा हूं ये अपने आप आता जा रहा है, और खाली एक ही वैल्यू नहीं, मैं अगर यहां पे वैल्यू को बड़ा कर दूंगा तो उस हिसाब से ये दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कर देता हूं a = और मैं यहां पे लिखता हूं 10, और फिर मैं यहां पे लिखता हूं भूपिंदर राजपूत, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा लगा के एक और वैल्यू टेक्निकल गुफ्तगू,
ये मैं लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाइथन लेक्चर्स, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी, एंटर करता हूँ। अब अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँगा तो क्या आएगा, एनी गैसेस? सी, टप्पल, टप्पल आ रहा है, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप होता है, पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी, अपने आप आ रहा है। अब मैं ए की वैल्यू कुछ भी डाल रहा हूं, ये अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है, मुझे पहले से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन का एनवायरनमेंट वैल्यू डलते ही अपने आप आइडेंटिफाई कर देता है कि ये भैया किस क्लास में आएगा, ये जानवर है, ये कार है, ये क्या है, पाइथन अपने आप पहचान जाता है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड, यानी डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है आपने जैसे ही टाइप्ड किया, आपने जैसे ही टाइप करके वैल्यू डाली, डायनेमिकली वो अपने आप बता देगा कि इसका टाइप क्या है, ये टपल है, ये बूल है, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये फ्लोट है, ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प है और दैट इज़ वाई पाइथन इज़ अ डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि इंट ए बताऊँगा फिर मैं उसके बाद काम करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे और आगे की बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। मैंने खुद भी आपको शुरुआत में ये बताया था कि भाई हाई लेवल का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम जो है इजीली पढ़ सकते हैं। पर क्या सच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी आसान है ये वाली पाइथन कि ये भाई इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है? अगर ऐसा होता तो आप में से कोई भी पाइथन से शायद डरता नहीं या प्रोग्रामिंग सीखने से डरता नहीं, अगर ये इतनी आसान होती, अगर ये इतनी आसान है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखी जाती है, तो शायद ये एग्जैक्टली ये कहना इट इज अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस तरह का होता है, इसीलिए इसको हम हाई लेवल कहते हैं, ये इसका असल आंसर नहीं है। एग्जाम में, कॉलेज में लिखने के लिए ये अच्छा लगता है या ठीक है, बट टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं या क्या फर्क होता है। देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये बता चुका हूं कि लो लेवल किसे कहते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर जो होता है, हमारी मशीनें जो होती हैं, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझती हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है, नॉट डेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ये समझती हैं। अब जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो कहेंगे सर हमें तो नहीं आता बाइनरी में कन्वर्जन करना, तो पहले थोड़ा सा बाइनरी में कन्वर्जन सीख लेते हैं, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे जब मैं लैब में दिखाऊंगा। देखिए, हम लोग नॉर्मली अगर 10 लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं समझता। कंप्यूटर इसको क्या करता है, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल, क्यों? क्योंकि ये हमें समझ आ रहा है 10 लिखा हुआ, लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं समझता। कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है लो लेवल में। अब वो बाइनरी में भी कर सकता है और किसी में भी कर सकता है, तो अगर वो इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कैसे करेगा, बड़ा सिंपल है। वो इसको कई लोग कई मेथड सिखाते हैं, जैसे कि एक मेथड ये है कि आप 10 को 2 से डिवाइड करते जाओ, तो जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप चलते जाइए। एक तो ये भी तरीका होता है। एक तरीका ये है कि यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो ये वैल्यू यहां से शुरू होती है, बाइनरी की मैं बात कर रहा हूं, और ये हमेशा ऐसे ही रहता है फॉर्मेट। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना हो, सॉरी 2 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, ये याद रखिएगा, 0 नहीं होता है। 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। अब 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को एक बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे 2 की पावर 1 का मतलब आएगा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई नथिंग, 1 ही कर दो आप, ठीक है, तो ये आ गया 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 4। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पे आ गया 8। तो आप इस तरीके से
ये वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 10 बनाना है, आपको क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो याद रखिए जिन जिन नंबर्स को जोड़ने से 10 बनेगा उसको आपको 1 कर देना है, यानी कि उस चीज को जोड़ने से बना है इसलिए मैंने उसको 1 कर दिया। और जिस नंबर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया 10 को बनाने के लिए उसे मैं 0 लिख दूंगा, यहां पे 0। तो ये जो वैल्यू आई है ये 10 की इक्विवेलेंट है बाइनरी में, यानी ये भी 10 में, ये भी 10 ही लिखा है और ये भी 10 ही लिखा है, लेकिन आपको ये 10 समझ आएगा और कंप्यूटर को 10 ऐसे समझ आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो 2 बार 10-10 हो गया, तो कुछ लोग शायद जो नॉन टेक्निकल है कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 20 ले लेता हूं। तो 20 यहां से नहीं बन सकता, तो आपको 2 की पावर एक और बढ़ानी पड़ेगी। क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप सबको जोड़ के देख लो, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटली 15 नंबर है। तो मैं 20 तो नहीं बना सकता, तो मैं एक नंबर और आगे चला जाऊंगा, 2 की पावर 4। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16, तो आप यहां पे 16 भी लिख लीजिए। अब 20 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो 16 चाहिए होगा और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 16 के नीचे वाली जो वैल्यू है इसको 1 कर दो, इस वैल्यू को 0 लिखो, 8 के नीचे, 4 के नीचे 1 कर दो क्योंकि 4 का इस्तेमाल आपने किया है, 2 के नीचे 0 कर दो, ये इस्तेमाल नहीं किया, 1 के नीचे 0 कर दो, ये इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज 20। तो यानी ये हाई लेवल में 20 लिखा है, ये लो लेवल में लिखा है। आप 20 लिखते हो और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है इसमें अपनी समझ के लिए, क्योंकि उसको 20 समझ नहीं आता, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारा एनवायरनमेंट जो है या हमारे जो मशीनरी है वो इस तरीके से पूरी डिजाइन है, कंप्यूटर को बाइनरी में कन्वर्ट होके मिलता है, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होके मिलता है। अब सवाल आता है कि पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि अगर पाइथन के इनपुट में आप a इक्वल टू आप ये लिखोगे 10100, तो यहां पे 0b करके लिखना पड़ेगा। 0b का मतलब है बाइनरी में आप लिख रहे हो और वैल्यू आप लिखोगे 10100। अगर आप ये लिखोगे और आप उससे आउटपुट मांगोगे तो पाइथन समझ जाएगा कि ये कोई बाइनरी वैल्यू लिखी है और वो आपको आउटपुट में 20 दिखाएगा, यानी कि हाई लेवल में ही कन्वर्ट करके दिखाएगा। यानी लो लेवल भी अगर डालोगे तो उतना इंटेलिजेंट है पाइथन का एनवायरनमेंट कि वो उस लो लेवल को भी आपको हाई लेवल में कन्वर्ट करके आउटपुट दिखाता है, सो दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। That is why Python is a high level programming language। तो अब जरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन कैसे है ये जरा लाइव यहाँ पे लैब में भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं a इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ बाइनरी में लिखने के लिए 0b से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको एग्जांपल बोर्ड पे समझाया 1010 जो कि 10 होता है डेसिमल में, चेक करते हैं कि क्या ये हमें 10 ही देता है या नहीं। तो हम यहाँ पे प्रिंट a कर लेते हैं एंड सी आई एम गेटिंग 10, यानी मैंने उसको इनपुट बाइनरी में दिया बट वो मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही रिटर्न कर रहा है। दैट इज वाई पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप उसे बाइनरी में भी देंगे तो भी वो आपको रिटर्न में जो आउटपुट देगा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देगा। आगे और चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ी और बड़ी वैल्यू डाल के देख लेता हूँ। 10111111 एंटर करते हैं, दोबारा प्रिंट ए करते हैं 767। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? तो भाई ये भी वही मेथड है। मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 और उसके बाद कितनी दफ़ा 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके नीचे 2 की पावर 0 हो गई, इसके नीचे 1 हो गई, इसके नीचे 2 हो गई, इसके नीचे 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2। और अगर आसान, अगर आप बिना मल्टीप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो सबसे आसान है, डबल करते जाओ। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512। तो यहाँ तक मैंने वैल्यू लिख ली। अब मेरा यहाँ पे जो वैल्यू है वो जहाँ जहाँ
1 है उन्हें मुझे लेना है और जहाँ जहाँ 0 है मुझे नहीं लेना है। तो आप देखिए 512 मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, तो मैंने 512 को ऐड किया, प्लस यहाँ पे 1 है यानी कि 2 की पावर 7 128, इसको मैंने ऐड किया। यहाँ पर 1 है यानी कि 64, इसको मैंने ऐड किया। यहाँ पर भी 1 है, इसको मैंने ऐड किया। उसके बाद सारे ही 1 हैं, आप देख सकते हैं 1 1 1 1 1, यानी ये सारी वैल्यू ऐड होंगी। 16 8 4 2 1। आप इसे ऐड करने में जितना टाइम लगाएंगे आपसे पहले आउटपुट पाइथन ने दे दिया है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन। फास्ट है, सब कुछ है और आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब पाइथन में जो कोड आप लिख रहे हो वो ह्यूमन रीडेबल होता है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है अगर आप ऐसा कह रहे हैं एज एन इंजीनियर, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल होता तो हम सबको ही पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाती है ना, हमें सीखनी थोड़ी पड़ती। ह्यूमन रीडेबल का मतलब है कि अगर आप उसे बाइनरी में इनपुट देंगे, हेक्साडेसिमल में इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में इनपुट देके दिखाता हूँ आपको। अभी आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी एक टाइप होता है बाइनरी की तरह। सिंपल मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल देने के लिए 0x आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ AB37, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू मैं हेक्साडेसिमल में दे रहा हूँ और इसका आउटपुट अगर मैं इनसे लूँ तो ये मुझे 43831 दे रहा है। तो हेक्साडेसिमल में इसका क्या मतलब होता है, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पढ़ी हैं जो बताएंगे कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में क्या लिखा जाता है। तो आप अगर यूट्यूब पर देखकर सीख जाएं तो इसको कन्वर्ट करके निकालिएगा AB37, तो आपको AB37 की वैल्यू 43831 ही नज़र आएगी। यानी पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि आप उसे कोई भी लो लेवल लैंग्वेज में इनपुट दीजिए, वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देना जानता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, मैंने लैब में आपको अच्छे से समझा दिया है। दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां पे अगर आप लो लेवल में भी कोई इनपुट दोगे तो पाइथन उसे आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको आउटपुट में दिखाता है ताकि इंसान उसको समझ सके। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ why Python is a high level programming language। I hope ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं हम पाइथन को। इसके अलावा एक और बात आज जो जिक्र हम कर रहे थे क्लास और ऑब्जेक्ट्स का, इस पे दोबारा से एक हल्का सा आपके लिए डिस्कशन करता हूं। हमने डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं कार का, car is a class or object? Tell me, any guesses? Car is a class or object? Yes, car is a class. And types of car is an object. क्या आप कार जो है, मैं कहूं कि कार है मेरे पास, तो कार कोई कंपनी की होगी, कोई मॉडल होगा, ऐसा नहीं है कि कार है। कार का कोई मॉडल रहा होगा, कोई स्पेसिफिक मॉडल आपके पास होगा। कार का मतलब इन जनरल, एक कार मतलब 4 पहिए की गाड़ी, कार उसे कहते हैं, वो एक क्लास हो गई। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ कार। अब मल्टीपल टाइप की, मारुति की, फोर्ड की, टोयोटा की जो भी कार आती हैं वो क्या होंगी, उनके जो मॉडल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ये बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं बोलूं एनिमल, तो एनिमल क्या है, एनिमल क्या है, एनिमल इज अ क्लास। अब एनिमल के अंदर क्या आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लायन होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट, यानी उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स में, इसीलिए मैं जस्ट अभी थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं आपको कि क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास अपने आप में कुछ नहीं है। एनिमल, मैं बोलूं कि मुझे एनिमल खा गया, या मैं कहूं कि मैंने आज एनिमल खाया है, व्हाट डज इट मीन, राइट? आप ये कहो कि मैंने आज एनिमल खाया है, अच्छा लगेगा सुनने में, इट साउंड्स गुड। आप लोग मटन खाते हो, चिकन खाते हो, राइट? बट आप ये नहीं कहते ना मैंने आज एनिमल खाया है, मैंने आज जानवर खाया है। आप क्या कहते हो, यस मैंने क्या खाया, आज चिकन खाया है, राइट? या मैंने आज क्या खाया, मैंने मटन खाया है, राइट? तो आपने स्पेसिफिक बात करी।
अदरवाइज एनिमल क्या है, एक क्लास है। तो ये याद रखिएगा, जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हमारी बेसिकली मल्टीपल क्लासेस है हमारे पास। इंट टाइप की क्लास है, फ्लोट टाइप की क्लास है, और उसके अंदर जहां असल में हमारे जो हम वैल्यूज हैं जो हम एंटर करते हैं वो कहां रखी हुई होती हैं, असल में ऑब्जेक्ट में। क्लास में कुछ नहीं रखा हुआ होता। क्लास एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये इस टाइप की क्लास है, इसमें इस तरह का काम होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। बहरहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यस आई विल ट्राई कि लेक्चर्स जल्दी जल्दी आए, बट थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट, आपके कमेंट्स मुझे दिखते हैं कि सर हर 2 या 3 दिन में वीडियो देते रहें। कई बार ये पॉसिबल नहीं होता, आप समझ सकते हैं, बट यस कोशिश यही है कि मैं खुद भी चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, बट थोड़ा सा आपका सपोर्ट और पेशेंस जरूरी है। हम जैसा चाहते हैं वो हर बार नहीं हो पाता है ना। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो हम जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया शायद अगर हमें मिल जाती तो फिर बात ही क्या थी, है ना। तो जैसी मिली है उसको एक्सेप्ट करें। जो दुनिया आपके पास है, ऊपर वाले ने जो चीज़ें आपको दी हैं उनके साथ खुश रहना सीखिए। पढ़ाई लिखाई ये सब होता रहेगा, ये सब होता रहेगा, मैं कराता रहूँगा जब तक मेरे अंदर जान है। मैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और ख्याल रखें अपना, और दुआओं में याद रखिए।